हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड यानी गणित स्टैंडर्ड सेट ए पेपर, जो कि अभी 24 फरवरी को यह परीक्षा हुई, उसका यह पेपर है। उसका हल हम आपके पास लाए हुए हैं। ये रहा सेट ए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गणित। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि यह बोर्ड का पेपर है जो आपने अभी कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था परीक्षा में जाकर के, परीक्षा सेंटर पर जाकर के। अब हम आपको आगे इनके प्रश्नों को हल करते हुए, समझाते हुए सही विकल्प, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न 6 और 15 का एलसीएम 30 है और यह शर्त कोई हल नहीं, यानी कि इसका आंसर सी है। तीसरे प्रश्न का आंसर जो है हमारा -b/a है। और चौथा प्रश्न जो है इसका विविध कर का मान -8 है। और ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर 50 है। ये रहा आपका छठवां प्रश्न का उत्तर सी यानी p/720 × 2πr² है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न दूसरा, ये रहा सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये सेकंड प्रश्न जो अपना है, इसमें सही जोड़ियां हैं, इसको मिलाना है। स्तंभ ए और स्तंभ बी में 6 प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न है, ये उसके उत्तर है। तो सबसे पहले पहला जो है इसका उत्तर है हमारा कॉस, यानी कि हम इसको बी से मिलाएंगे। पहले को बी से मिलाएंगे, दूसरे को हम ई से मिलाएंगे। दूसरे को कैसे मिलाएंगे? ई से। तीसरे को मिलाएंगे हम यहाँ एफ से। चौथे को मिलाएंगे हम शंकु के आयतन के लिए सी से। पाँचवें को मिलाएंगे यहाँ पर ए से और छठवें को मिलाएंगे हम डी से। इस प्रकार से यह हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो आया है, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें 6 प्रश्न है, एक नंबर का है। इस प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण है, इसका विविध कर का सूत्र लिखना है। इसमें आपको n पूर्णांकों का जो योग है उसे लिखना है। यहाँ पर मूल बिंदु से इसकी दूरी लिखना है। यहाँ थीटा के अनुसार यहाँ वृत्त के चाप की लंबाई लिखना है। और इस तरीके से आगे आपको यहाँ पर वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या होगा इसको लिखना है। और यहाँ पर ये किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य क्या होंगे, तो इन दोनों के आंसर अभी बताए दीजिए। इसका आंसर है बहुलक वर्ग और इसका है, इसके अधिकतम शून्य 3 होंगे। अब बात आती है कि इनके जो ऊपर वाले हल हैं उनको हम आपके पास लाते हैं। उनको ध्यानपूर्वक आप देखो कि जो हल है वो कहाँ पर है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर अब आपके लिए लाए हुए हैं हल, ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का हल है। ये पहले का विविध कर का आंसर है। ये योग का सूत्र है। ये मूल बिंदु से दूरी है। वृत्त के चाप का जो यानी कि त्रिज्यखंड के चाप का जो लंबाई का सूत्र ये है बहुलक वर्ग। और ये इस प्रकार से 6 प्रश्नों के आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। चौथा प्रश्न रिक्त स्थान से लिया गया है। किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? ये खाली स्थान आपने प्रश्न पत्र में देखे होंगे। इनको हम भरते हुए आपको आंसर बताना चाहेंगे। पहले में आपको भरना है परवलय। देखो इसमें पहले में क्या भरना है? परवलय। ये रही आंसर शीट। ये देखो पहले का आंसर है परवलय, दूसरे का आंसर है समरूप, तीसरे का आंसर -5, फिर चौथे का 0 और पाँचवें का 1 और छठवें का असंगत। इस प्रकार से हम खाली स्थान क्रमशः भर देंगे। ये रहे खाली स्थान। अब आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के लिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 ये सत्य का है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सत्य, तो ध्यानपूर्वक देखें। इसमें प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये तीनों असत्य है। 4, 5, 6 ये तीनों सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य ध्यान रखना है। पहला ये असत्य है, दूसरा वाला भी असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। इस प्रकार से ये पांचों प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। छठवें प्रश्न को ध्यान से देखें। पहला प्रश्न छठवें का ये है, अथवा का ये है। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। दूसरे प्रश्न में हमको एलसीएम निकालना है। दोनों प्रश्नों को हल करके हम लाए हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये रहा अपना छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में आप ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न नंबर 6 का ये हल है और ये अथवा वाला प्रश्न है नीचे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आता है 22,338 और जो
एचसीएफ वाला सवाल है, उसका उत्तर आता है 2। अब रहा प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 को ध्यानपूर्वक देखें और उसका हल देखें। ये रहा प्रश्न संख्या 7, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये रहा उसका अथवा वाला प्रश्न। तो इन दोनों का हल हम आपके पास लाए हुए हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक इसमें देख सकते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 7 का हल। देखो जो दोस्तों, ये देखिए बहुपद है, इसके हमने शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्य के बराबर करना है, इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड जैसे ही हम करते हैं तो पहला क्या आंसर आते हैं, x बराबर 1/3 और दूसरा आता है x बराबर 3/4। ये दो हमारे बहुपद के शून्यक हैं। अथवा वाला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बहुपद बनाना है। तो बहुपद बनाने का जो सूत्र है ये है, यहाँ पर बहुपदों का जोड़ लिखेंगे या बहुपदों का गुणन लिखेंगे। इस प्रकार से 3x² - 3√2x + 1 ये बहुपद बन जाता है। यह प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो। ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिए। इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है और नीचे वाले समीकरण में आपको k का मान ज्ञात करना है, जिसमें शर्त दी गई है दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये ऊपर वाला जो प्रश्न है उसका हल और नीचे वाले का हल आपके पास प्रस्तुत करते हैं। देखो ध्यानपूर्वक, ये रहा प्रश्न संख्या 8। ये हमारा एक समीकरण था, इसके जो है मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे और इस प्रकार से दो मूल 1/4 और 1/4 प्राप्त होते हैं। अथवा वाले प्रश्न में ये समीकरण दिया था और ये रही दो मूलों की शर्त b² - 4ac बराबर 0। इसमें हम a b c का मान रखते हैं, k बराबर हमें √24 या 2√6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रश्न हमारे 8 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 ध्यानपूर्वक देखिए। समांतर श्रेणी का सवाल रहा। इसमें आप समांतर श्रेणी दी गई है। प्रथम पद 7 है और दूसरा पद 13 है। इसका सार बनता 6 आएगा और अंतिम पद आपको दिया गया है। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न दिया है। दो अंकों वाली 3 से विभाजित संख्या हमारी जो है वो हमारी 3 के गुणज हमको इसमें लेना है। ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर हल करे हुए हैं। आप ध्यानपूर्वक इनको देखें और इनको मिलाएं। देखिए ये रहा अपना 9वां प्रश्न का अथवा के पहले का इसका आंसर आता है 34, यानी कि 205वां जो पद है हमारा 34 होगा। और अथवा के बाद वाला है जिसमें 3 से विभाज्य संख्या लेनी थी, उनकी कुल संख्या आती है 30। ध्यानपूर्वक देखें, इसकी कुल संख्या आती है 30। दोनों में an का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है ये अध्याय 6 से है। अध्याय 6 से ही दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अध्याय 6 में ये हमारा जो है यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के आधार पर इसे लगना है और यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है। तो या तो आपने प्रश्न किया होगा या ये दोनों के हल हम आपके पास प्रस्तुत करते हैं। देखो दोनों के हल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहे हैं। तो सवाल हमारा अथवा के पहले का वो ये रहा। इसमें हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम भुजाओं का जो अनुपात है इस तरह ये वाला AD/DB और AE/EC का अनुपात बराबर करेंगे समानुपातिक प्रमेय से। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2.4 हमारा AD आ जाएगा। या अपने आधारभूत प्रमेय का कथन लिखा हुआ है। तो ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन है। कथन ध्यान से सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यह कथन हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने क्वेश्चन जो है 10 तक किए होंगे। अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी का सूत्र लगेगा। यहाँ भी अथवा में भी वही सवाल आया लगभग। तो ये दोनों में से कोई आपने किया होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। अब स्क्रीन पर प्रस्तुत होने वाला है इसका हल। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें हल। ये रहा हल 11वें प्रश्न का। अथवा के पहले का जो आंसर है वो आ रहा है 4√2 और अथवा के बाद वाला जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका y बराबर 3 और यानी कि यहाँ पर y बराबर यानी 3 या y बराबर 9 ये दो आंसर आ रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हल हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 को ध्यानपूर्वक देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करते हैं। तो ये विभाजन का सूत्र इसमें लगेगा। नीचे वाला जो अथवा वाला प्रश्न है ये भी उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर यहाँ वृत्त का एक व्यास ए भी है, जिसका ये वृत्त के व्यास का एक जो है बिंदु दिया हुआ है वो ए दिया है और केंद्र हमारे 2, 3 दिया हुआ है। ये दोनों प्रश्न ध्यानपूर्वक स्क्रीन से पढ़ लीजिए। इसका हल आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपके सामने हल। देखो ध्यानपूर्वक, ये रहा हुआ है यानी कि
पहला वाला सवाल जिसमें हमने यहाँ पर 3:1 में विभाजित किया हुआ है, ये विभाजन का सूत्र लगा हुआ है x के लिए। तो इस प्रकार से x बराबर हमें 7 प्राप्त हुआ है, इनका अनुपात 3:1 है, और y बराबर हमें 4.5 प्राप्त हुआ है। इसके जस्ट बगल में अथवा वाला प्रश्न दिया है, ये वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, व्यास का एक बिंदु एक 4 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु ज्ञात करना है, केंद्र का बिंदु दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाते हुए x बराबर 3 और y बराबर 10 यहाँ पर हो जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा करते थे। प्रश्न नंबर 13 जो दिया हुआ है ये हमारा अध्याय 8 से है, यानी कि पूरा त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 15 cot e बराबर 8 दिया हुआ है, साइन और सेक की वैल्यू निकालना है। या अथवा का प्रश्न किया होगा, तो ये रहा आपका अथवा वाला प्रश्न। तो यहाँ पे ये सिद्ध करना है सर्व समीकरण। दोनों प्रश्न हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक ध्यान से देखो। ये रहा 15 cot e बराबर 8 को हमने इस तरीके से 10 e बराबर 15/8 इसमें एक सब समीकरण लगाई गई है, इसमें वैल्यू पुट की गई है। सेक e बराबर 17/8 प्राप्त हुआ है। साइन ए बराबर हमको यहाँ पर 15/17 प्राप्त हुआ है। अब रहा इसका एक जो अथवा वाला, यदि सब समीकरण सिद्ध की है तो हमने दाएं पक्ष से इसको हल करना शुरू किया। दाएं पक्ष जो हमारे पास है, इसके हर अंश में हमने 1 - cos का मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्राप्त हुआ है, देखो इस तरीके से। यहाँ पर हमने साइन का दोनों में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करते ही हमें यहाँ पर 1/sin और 1/cos/sin यानी कि cosec माइनस cot का स्क्वायर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो जाए। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर से सांख्यिकी से, अध्याय नंबर हमारा 14 से संबंधित है। और ये रहा हर व्यक्ति के द्वारा 2 सिक्के फेंके जा रहे हैं, और फेंके जाने के बाद ये कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। या फिर दूसरा प्रश्न ये है कि प्रायिकता ई की जो ई की प्रायिकता ये है, ई घटना नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों ही प्रश्न हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने का जो सैंपल स्पेस है प्रयोग है, वो हमारा इस तरीके से होगा। घटना ये है कि कम से कम एक हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाए, एक यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो घटना है, घटना में तीन में यानी कि घटना के अंदर 3 फेवरेबल केस आ रहे हैं। इस प्रकार से सैंपल स्पेस में टोटल है 4 और घटना के 3 है, तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। कि आपने यदि अथवा वाला प्रश्न किया है तो प्रायिकता पी की जो यानी ई घटना की प्रायिकता 0.005 है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो एक सूत्र होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, ये सूत्र लगाते हुए हम एक में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो घटना ना होने की प्रायिकता की जो प्रायिकता है, घटना ना होने की प्रायिकता है, वो 0.005 प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 14। ये रहा प्रश्न संख्या 15 में 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हो जाते हैं। इस समूह में से एक बल्ब अध्यक्ष निकाला जाता है। खराब होने की प्रायिकता होगी 4/20 यानी 1/5। इस दूसरा सवाल ध्यान से देखें। इसमें एक पासा है, पासा की 6 पलकों पर इस तरीके से ABCDE लिखा हुआ है। इसमें से अब पासे को फेंका जाता है। ए आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ किसका होगा 2/6 यानी 1/3। इसको हल करने का तरीका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो 20 4 1/5 और एक पासा का है, ये घटना है, प्रयोग है, 2/6 1/3। इस पहले का 1/5, दूसरे का 2/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 पर आप चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यानपूर्वक देखें। ये रहा एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न ये है, अथवा वाला रहा दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। उसकी जीवा निकालना है। कौन सी जीवा निकालना है, बड़े वृत्त की जीवा निकालना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके सामने हल लाए हुए हैं। पहला प्रश्न ये रहा, पहला प्रश्न 24 सेंटीमीटर इसकी स्पर्श रेखा है, और ये रहा यानी कि 25। अब इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमको यहाँ पर जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने से हमको देखो यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। और यहाँ पर कर्ण 25 है और आधार यहाँ पर 24 दिया है। लंब ज्ञात करना है, लंबी एक त्रिज्या है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, वो ये बड़ा 7 सेंटीमीटर। यदि आपने अथवा वाला प्रश्न किया है तो इसमें 2 वृत्त दिए हुए हैं। 2 बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है बड़े वृत्त की जीवा है AB, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाई हुआ है AB। बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई 10 और इसकी दी गई 6। यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें आधार निकालना है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार 8 निकालेंगे। चूँकि जीवा की लंबाई पूछी है तो 8 में 2 का गुणा करेंगे, 16 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम 16 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 17 प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 को ध्यानपूर्वक देखिए। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक खंभा है और उसकी छाया जो 4 सेंटीमीटर बन रही है। उसी समय मीनार की छाया 28 सेंटीमीटर बन रही है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है।
दूसरा प्रश्न ध्यान से समझ लीजिए, ये भी प्रश्न दो त्रिभुजों पे आधारित है, ये समरूपता से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को अपन ने हल करने का प्रयास किया है। इसमें पी कोण निकालना है, पी कोण का आंसर 40 डिग्री आने वाला है। ये रहे वो दो प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 17 में दो त्रिभुज बनेंगे। देखो ये हमारा ये खंभे वाला सवाल है और ये खंभे वाले चित्र, ये है मीनार वाला। यहाँ पर देखिए खंभा 6 सेंटीमीटर है, आधा इसकी छाया 4 है, इसकी ऊंचाई है 6। मान लीजिए इसकी छाया 28 है। इसमें दोनों में हमने यहाँ पर कोण थीटा माना हुआ है। इस प्रकार से हमारा इस दोनों का टेन थीटा बराबर 6/4 और टेन थीटा बराबर h/28 किया है। चूँकि ये दोनों बराबर है इसलिए हमने यहाँ पर समीकरण को हल करते हुए देखा तो h बराबर 42 सेंटीमीटर है। क्या है? h बराबर 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न किया हो तो अथवा वाला प्रश्न पूर्वक देखने की बात है। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हैं और ये त्रिभुज हमारी भुजाओं की, इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। ए ई के बटे आर क्यूब बराबर आ रहा है, बी सी के बटे क्यू पी बराबर आ रहा है, सी ए के बराबर पी आर ए बराबर आ रहा है। इनका ये भुजाएं हमारे समानुपात में, इसलिए ए कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाती है और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार से कोण हमारा जो है, जो हमारे सी पी के बराबर, चूँकि इस त्रिभुज में दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण हमारा 40 अपने निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके, और पी कोण उसी के बराबर आ रहा है, इसलिए पी कोण बराबर 40 डिग्री ही आंसर आने वाला है। ये रहा 18वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। खेल के मैदान का वृत्ताकार खेल का मैदान है, इसका चारों चक्कर लगाने के लिए दो बच्चे हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को लगते 18 मिनट, रवि को लगते 12 मिनट। दोनों एक समय एक स्थान से स्टार्ट करते हैं। वो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो इसका यह सवाल हमारा लघुत्तम समवर्तक है। इसका लघुत्तम समवर्तक हम निकालते हैं। दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, इसको परमेश्वर के सिद्ध करना है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इनका हल। देखिए जरा, ये सवाल रहा है, इसका हमने लघुत्तम निकाला, लघुत्तम 36 आया। इसका मतलब दोनों बच्चे 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसको परमेश्वर का सिद्ध करना है। परमेश्वर सिद्ध करने के लिए हमने उसको पहले यानी कि परमेश्वर का माना है, परमेश्वर का माना है, इसलिए 3√2 को बराबर a/b, जहाँ a और b असहयावाची संख्या है और पक्षांतर के द्वारा इस तरीके से लिखा है। इस तरफ हमारी अपरिमेय संख्या है और लेफ्ट साइड में परिमेय संख्या है, राइट साइड में परिमेय संख्या है। यह बात हमारी असत्य है, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना है वो पूर्णतः गलत होती है। अतः हम पुनः वापस जाएंगे और कहेंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने दिखने लगा है, ध्यानपूर्वक देखिए। एक छतरी के 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टोटल यह है एक वृत्त त्रिज्यखंड बनेगा। दूसरा है एक कार की दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती है। प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है और कोण जो दिया 115 दिया हुआ है। इनके द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये रहा आपका छतरी वाला सवाल। छतरी वाले सवाल में ध्यानपूर्वक देखना है। एक वृत्त के केंद्र पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। चूँकि इसको 8 भागों में बांटा गया है तो 8 भागों में जैसे बांटते हैं तो एक कोण जो बनता है 45 डिग्री को बनता है। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर 45 डिग्री थीटा का मान रखते हुए त्रिज्या का मान आपको यहाँ 45 रखना है। पूरा हल करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है, टोटल आना है 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने ये सवाल किया तो ये आंसर है, अन्यथा आपने कार वाला सवाल किया हुआ है तो ये आंसर आने वाला है। यहाँ पे त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड में जो कोण है 115 डिग्री है, इसकी त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये कोण ये जो क्षेत्रफल दोनों का आने वाला है वो आने वाला है टोटल। हाँ देखें यहाँ पर जो आंसर आया हुआ है यहाँ पर 2 गुणे θ/360 πr², क्योंकि 2 वाइपर लगे हुए हैं। तो टोटल क्षेत्रफल आएगा हमारा 1,58,125 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये आंसर आ गया है हमारा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया हुआ है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। ऊपरी भाग अर्धगोलाकार दबाया जाता है। बेलन की ऊंचाई दी गई है, उसकी त्रिज्या दी गई है। पाई का मान वायु/7 लेना। देखिए ये रहा अर्धगोलाकार गहराई जिसमें पानी भरना है और ये रहा हमारा एक बर्तन। तो इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहाँ पर इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों आपके सामने इसका आंसर। देखिए ये रहा पूरा आंसर। ये रहा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 3.3 मीटर क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ आगे चलते इसके अथवा वाला 20 नंबर जो प्रश्न है, इसका अथवा वाला प्रश्न है बड़ा सरल है। एक ठोस
अर्धगोलाकार खड़े शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई ठीक त्रिज्या के बराबर है, नहीं ऊंचाई भी हमारी 1 सेंटीमीटर, शंकु के आयतन को पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। देखो ध्यानपूर्वक, ये रहा इसका चित्र। ये चित्र ध्यान से देखो, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ठोस का आयतन निकालना है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन है, यहाँ पर दोनों के सूत्र लिखेंगे और त्रिज्या की जगह 1 रखते ही यह आंसर आने वाला है 22 सेंटीमीटर प्रकार 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारे 21 नंबर का। ये रहा 21 नंबर का प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी सोने की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमने मान रखा है, ये ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर ये रहा सवाल। नूरी की आयु x वर्ष वर्तमान और सोनू की आयु x, 5 वर्ष पहले x - 5 और सोनू की आयु y - 5 और शर्त है कि नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी है। ये शर्त रही। शर्त के अनुसार पहला समीकरण हो गया। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10 और दूसरी शर्त के अनुसार ये रहा समीकरण। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने से प्राप्त होता है x = 50, 20 = y, यानी कि y = 20, यानी कि सोनू की आयु जो है 20 है और नूरी की आयु 50 है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। इसके अथवा वाला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, ये रहा प्रश्न। ये रहा प्रश्न और इस m का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का विलोपन विधि से हल करेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे, उठा करके इसमें तीसरे समीकरण में रखेंगे तो m = 1 प्राप्त होगा। देखिए ध्यानपूर्वक, ये रहा सवाल। ये दोनों समीकरण है, विलोपन विधि से हल किया है। y = 5, इसको समीकरण में 1 में रख दिया तो x = 2, x y के मान प्राप्त हुए। x y के मान को तीसरे समीकरण में जैसे रखते हैं, पक्षांतर करते हैं तो m = 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा यह कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, 22 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सांख्यिकी से आया हुआ है। ये जो हमारा सवाल है इसमें हमें मात्रा ज्ञात करना है और अथवा वाला जो प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों क्लास में अधिकतर टीचर उन्होंने बताया होगा कि बहुलक का सवाल हमेशा आता है, तो देखो इस बार भी आ गया है। तो बहुलक को तैयार करने वाले बच्चों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुलक प्राप्त सबसे पहले माध्य ज्ञात करने का हम 2 तरीका बताते हैं। माध्य इस तरीके से प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, ये 22 नंबर का प्रश्न है। ये रहा वर्ग अंतराल, ये उसकी यानी कि आवृत्ति और यहाँ पर वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र, निम्न पद में उच्च पद जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा। इस क्रम में हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात कर चुके हैं और यहाँ पर f × x यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ये आंसर प्राप्त होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा fx प्राप्त होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा f प्राप्त होगा। माध्य का सूत्र होता है हमारा सिग्मा fx बटे सिग्मा f और यहाँ पर 8,475 25 का भाग लगाएंगे 339, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब रहा इसके साथ ही बहुलक का सवाल, यदि अथवा वाला किया तो बहुलक का ये रहा आपका सवाल। इसमें हमें ध्यान देना, बहुलक क्या है? बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा है और बहुलक वर्ग क्या है? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। देखो दोस्तों, यह प्रश्नावली का सवाल है, यह प्रश्नावली का सवाल है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में उन्होंने इस जगह पर 20 की जगह, वो 23 था, यहाँ पर 23 की जगह उन्होंने 20 कर दिया। सवाल में थोड़ा परिवर्तन किया हुआ है। तो ये प्रश्नावली का सवाल है, इसलिए आप प्रश्नावली के सवाल बहुत अच्छे से हमेशा करना चाहिए थे, ऐसा टीचर ने बताया होगा। यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बारंबारता 21 के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। 25 से 35 बहुलक वर्ग है। इसकी निम्न सीमा 25 है, उच्च सीमा हमारी कितनी है? 35। इसका जो अंतर है इन दोनों का वो 10 आएगा और 21 जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी F1 होती है, उसके ठीक पहले वाली यानी F0 11 है, उसके ठीक आगे वाली F2 20 है। ये रहा हमारा बहुलक का सूत्र और इस बहुलक के सूत्र में हम इसमें मान रखेंगे। वह इसका आंसर आने वाला है यानी कि 34.09। तो ध्यानपूर्वक देखिए, एक प्रश्न संख्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 23, अंतिम प्रश्न है, बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है, इसको शांतिपूर्वक देखें। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम आपको सावधानीपूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा प्रश्न का आंसर, देखो ध्यान से। ये रहा 23 नंबर प्रश्न। देखो ये रहा हमारा एक प्रेक्षक, ये रही चिमनी, ये भी प्रेक्षक है, DC यहाँ पर क्या है? चिमनी है। देखिए ए बी की ऊंचाई और
ए सी की ऊंचाई बराबर होगी, यानी ए बी बराबर ई सी, ए बी हमारा 1.5 मीटर होगा और ए सी और बी ई भी बराबर होगा, तो हमारा जो बी ई है वो हमारा 28.5 हो जाएगा। अब त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखते हैं, यहाँ 45 डिग्री कोण बनता है, इतनी ऊंचाई डी से ई की एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 45 डिग्री जब कोण होता है तो हमारा लंब व आधार बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाया, tan 45 बराबर डी ई बटे बी ई। तो इसको पूरा सॉल्व किया तो डी हमें प्राप्त हुआ एच बराबर 28.5, चूँकि डी ई 28.5 प्राप्त हुआ है और ई सी हमारे पास 1.5 है, 28 और 1.5 मिला करके 30। इसका टोटल आंसर चिमनी ऊंचाई बराबर हो गई 30। तो दोस्तों ये हो गई 30, ठीक है। इसका जो हमारा आंसर दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहा ये वाला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी टोटल हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अध्याय 9 से प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर देखें आप, ये रहा हमारा सी पतंग है जो कि जमीन बी से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ भूमि से इसको देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है और यह आधार हमारा ये भी है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसको हमने हल किया है, चूँकि हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन 60 का मान रखेंगे। साइन 60 बराबर √3/2 और बी सी बटे ए सी, बी सी हमारा 60 है और ए सी हमें निकालना है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है दोस्तों 40√3 मीटर। दोस्तों धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इस चैनल को देखा। इससे आप अपने सारे जो पेपर हुए हैं, गणित का पेपर हुआ है, इसके आंसरों को मिला लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब हम लाने वाले हैं अंक गणित, आधारभूत अंक गणित, यानी कि अंक गणित का वो वीडियो जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मैं हूँ मैथ वाला कैरियर।